वेब पेज की बात चल रही थी। तो वेब पेज हमारा होता है कि वेब पेज जो ब्राउज़र जो हमें दिखाता है, और वेब पेज के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन HTML लैंग्वेज से लिखी हुई होती है। HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हम एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेज को बना सकते हैं। और वेब पेज के अंदर हमारा क्या आता है, स्टाइल इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि वेब पेज का लुक एंड फील। और स्क्रिप्टिंग होती है, यानी कि वेब पेज के अंदर इंट्रैक्टिविटी, कितना इंट्रैक्टिव है हमारा वेब पेज, कि बटन उस पर क्लिक हो रहा है या किसी पे क्लिक करने का कोई इमेज ओपन हो रही है और फॉर्म सबमिट हो रहा है। ये सब इंट्रैक्टिविटी होती है जब यूज़र इंट्रैक्ट करता है तो। और वेब पेज के अंदर होता है मीडिया, यानी कि इमेज होता है, साउंड होते हैं, वीडियो होते हैं। ये सारी चीज़ें वेब पेज के अंदर होती है। और सभी वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम URL कहते हैं। एड्रेस बार पे हम उस एड्रेस को जब हम एंटर करते हैं तो पर्टिकुलर एक वेब पेज हमारा ओपन हो जाता है। इसको बोला जाता है वेब पेज, अ सिंगल पेज। उसके बाद आता है वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब क्या है? वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक। जैसे बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसी तरह वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेज दैट शेयर अ यूनिक डोमेन, जो एक पर्टिकुलर डोमेन से काम करता है। हर एक वेब पेज को एक वेबसाइट दिया जाता है, यानी कि हर एक वेब पेज जो है एक वेबसाइट के अंदर होता है। वेबसाइट प्रोवाइड द एक्सप्लिसिट लिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इन द क्लिकेबल पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। और हमेशा क्या होता है कि हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक पे हम जब क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन होता है। तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, जिस हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद नए नए पेजेस हमारे ओपन होते हैं। और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जो पहला पेज होता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। होम पेज फर्स्ट पेज होता है या मेन वेब पेज होता है। उसके बाद के जितने भी पेजेस होते हैं वो बाकी सारे पेजेस होते हैं। तो होम पेज सबसे पहले ओपन होता है। इसके बाद बात करते हैं वेब सर्वर की। अ कंप्यूटर दैट होस्ट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अब वेब सर्वर क्या है? जब हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे जो होस्ट करता है उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। विदाउट सर्वर हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे नहीं दिखेगी, वो होस्ट नहीं होगी। तो होस्ट करने के लिए एक सर्वर चाहिए, ठीक है, और सर्वर से ही हमारी वेबसाइट जो है वो शो होती है या नज़र आती है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। किसी को आइडिया है फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है? किसी ने नाम सुना है फ्रंट एंड बैक एंड का? तो मैं कभी किसी ने नहीं सुना? ओके, तो देखिए बता देते फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है वो एंड जो फ्रंट पे दिखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वेबसाइट की स्टार्टिंग का जो पेज आपको दिख रहा है, जो भी वेबसाइट का पेज आपको दिख रहा है, चाहे वो होम पेज हो या कोई भी पेज हो, उस पेज के ऊपर जितना भी कलर, स्टाइल, इमेज और टेक्स्ट, फॉन्ट, इन सब का जो यूज़ किया गया है, यानी कि वेबसाइट को एक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और वेबसाइट को एक अच्छा सा बनाकर यूज़र को दिखाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सारा फ्रंट एंड कहते हैं। ये सारा फ्रंट एंड का काम होता है, ठीक है। फ्रंट एंड के काम में हमारी जो वेबसाइट है उस पर जैसे फॉर्म बना दिया आपने, ठीक है, फॉर्म के अंदर हर एक फील्ड आपने बना दी। अब ये और इमेज लगा दिया, साउंड लगा दिया, वीडियो आपकी चल रही है, जो कलर है, इमेज, ग्राफ और टैबलेट, जो भी आपने वेबसाइट के अंदर यूज़ की है, उन सबको क्या बोला जाता है? उन सबको फ्रंट एंड बोला जाता है, ठीक है। और बैकएंड का मतलब क्या होता है? बैकएंड का मतलब होता है कि बैक में जो काम चल रहा है। बैकएंड बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म एक HTML में एक फॉर्म बनाया हुआ है एक पेज के अंदर, उस पेज में आपको फॉर्म फिल करना है, आपने फॉर्म फिल करा, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे
वो जो फॉर्म का जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, उस वेबसाइट के डेटाबेस में चला जाएगा, ताकि कभी भी इन फ्यूचर जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उस डेटाबेस में से उस डेटा को फाइंड आउट कर सकें। तो ये जो काम है, जैसे सबमिट बटन पे हमने क्लिक करा और क्लिक करते ही वो जो है वो हमारा चला गया किस जगह पे, जहाँ पे हमारा डेटाबेस है, ठीक है, वहाँ चला गया। तो इसके लिए ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको बैकएंड बोला जाता है, क्योंकि बैक पे काम करते हैं, बैकएंड में, ठीक है, बैकग्राउंड में काम करते हैं, और बैकग्राउंड की चीज़ हमें फ्रंट में कभी दिखाई नहीं देती। तो जो फ्रंट में हमें दिख रही है, जैसे हमने कलर, स्टाइल, इमेज, टेक्स्ट लिखा, लुक एंड फील दिया, उसको कलर दिया, स्टाइल दिया, ये सारा फ्रंट एंड था। और बैक एंड में बेसिकली डेटाबेस आ जाता है, या इसके अलावा जो लाइब्रेरीज या एपीआई जो पुराने काम करती थी, वो सारी हमारी जिसमें आते हैं बैक एंड के अंदर आती है। अब इसका भी डेवलपमेंट अलग होता है, और इससे रिलेटेड जॉब्स भी अलग होती है, फ्रंट एंड जॉब्स भी अलग होती है, बैक एंड जॉब्स भी अलग अलग होती हैं। तो इनके जॉब्स के बहुत ज़्यादा स्कोप है, फ्रंट एंड जॉब के भी बहुत स्कोप होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी और सुंदर दिखे, ठीक है, इंटरेक्टिव हो, सुंदर हो, इंटरेक्टिव हो। तो ये जो भी टास्क होते हैं सारा फ्रंट एंड से किया जाता है। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर द मोस्ट पॉपुलर टर्म यूज इन द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और इनके जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। दीज टर्म्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द वेब डेवलपमेंट, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। इनका दोनों का ही अपना अपना टास्क होता है, दोनों ही अपने अपने एंड पे बहुत क्रूशियल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Each side need to communicate with other communicate and operate effectively with the others as a single unit to improve the website functionality। और वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और दोनों को ही साथ के साथ देखना पड़ता है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? द पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टली, यानी कि यूज़र को जो पार्ट डायरेक्टली दिख रहा है वेब पेज का, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। इस फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड भी कह सकते हैं, क्लाइंट साइड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इट इंक्लूड एवरीथिंग यूज़र एक्सपीरियंस डायरेक्टली, इसके अंदर जो यूज़र देखता है डायरेक्टली वो हमें साथ के साथ इसमें दिख जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर टेक्स्ट कलर है, स्टाइल है, इमेज है, ग्राफ है, टेबल्स, बटन्स, कलर्स, नेविगेशन मेन्यू, ये सब हमारा फ्रंट एंड है। और ये किससे बनता है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये जो लैंग्वेजेस है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। द स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, बिहेवियर, द कंटेंट, everything can see on browser screen when website and web application on the mobile app are open। यानी कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, बिहेवियर होता है, तो वो जब ओपन होता है तो वो सारा फ्रंट एंड के अंदर लगता है। फ्रंट एंड के अंदर एक और वर्ड मिल जाता है जिसमें आपका होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे आप। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स भी होती हैं। रिस्पॉन्सिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जैसे आप एक वेबसाइट जब आप ओपन कर रहे हो तो उसको अलग अलग डिवाइस में ओपन करते हैं। कभी हम अपने फ़ोन में ओपन कर लेते हैं, कभी हम डेस्कटॉप पे ओपन कर लेते हैं, या फिर कुछ हम किसी दूसरे ऐप के थ्रू से ओपन करते हैं। तो जब भी अगर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, तो वो अलग अलग डिवाइस में भी एक जैसा लुक देती है। एक जैसा लुक मतलब ठीक से ओपन नहीं होगी। जैसे अगर और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जो मुझे व्यू डेस्कटॉप पे मिल रहा है, डेस्कटॉप की बड़ी स्क्रीन पे मिल रहा है, अगर हम फ़ोन में उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फ़ोन में भी हमें उतना ही वैसा ही दिखता है। वैसा क्यों दिखता है? उतने ही वैसे ही बटन, उतना ही पूरा पेज दिखता है फ़ोन के अंदर। और डिवाइस जैसे ही चेंज होता है तो पेज का जो साइज़ है वो भी छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग हो जाता है।
जैसे अगर आप उस पर ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे ओपन करते हो, तो एक इमेज बड़ी दिखाई दे रही है। उसी वेबसाइट को अगर आप फ़ोन में ओपन करते हो तो वो इमेज जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। रिस्पॉन्सिव यानी कि डिवाइस के साइज़ के अकॉर्डिंग, डिवाइस के साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो वेबसाइट है वो उसका साइज़ जो है कम और ज़्यादा हो जाए, ठीक है, पेज का साइज़ कम ज़्यादा हो जाए। समझ में आया सबको रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? यस मैम। तो रिस्पॉन्सिव यही है कि डिवाइस के अकॉर्डिंग जो वेब पेज है उसका साइज़ छोटा बड़ा अपने आप हो जाए, जितनी भी इमेज लगा रखे हैं उसका साइज़ छोटा बड़ा अपने आप हो जाए, ताकि हमें पूरी साइट एक साथ ही देखने को मिले, एक जैसा देखने को मिले, चाहे हम किसी भी डिवाइस में उसको ओपन कर रहे हैं, चाहे टैबलेट में, चाहे फ़ोन में, चाहे सिस्टम में। अब फ्रंट एंड के लिए क्या है, पहले HTML आता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आप ये पढ़ेंगे। तो HTML का मतलब क्या होता है? HTML की इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। HTML का मतलब होता है Hypertext Markup Language. It is used to design the front end portion of the web page. वेब पेज का फ्रंट एंड पोर्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML is recommendation of the hypertext and markup language. तो HTML का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक हाइपरटेक्स्ट और एक मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, उसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। इनको टैग बोला जाता है, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होती है लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द टेक्स्ट विद इन द टैग एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस। तो टैग का मतलब क्या है कि जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको हम टैग बोलते हैं, ठीक है। आगे इसको अभी डिटेल में इसको HTML सीखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है CSS। CSS का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसकी होती है कास्केड स्टाइल शीट। कास्केड स्टाइल शीट का मतलब होता है इसके अंदर आप जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो और इजी हो जाता है, और इसके अंदर पर्टिकुलरली डिज़ाइन पार्ट ही रहता है। HTML से तो फिर भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CSS से हम डिज़ाइनिंग करते हैं पर्टिकुलरली। Fondly referred to the CSS as a simple design language intended to simplify the process of making the web page presentation. CSS allow you to apply style to the web page. More importantly, CSS enable you to the independent of the HTML and make up each web page. तो CSS का मतलब वही है कि मेकअप करना यानी कि और स्टाइल देना और कलर देना, और उसका वेब पेज का जो इंटरेक्टिविटी है जो उसको बढ़ाना। नेक्स्ट उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इसमें ये नॉर्मल HTML CSS की तरह नहीं होती, ये जावास्क्रिप्ट हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है टू क्रिएट द मैजिक ऑन द साइट ऑफ द साइट इंटरेक्टिव फॉर यूजर। यानी कि जब यूज़र से हमारा जो वेब पेज है वो जब इंटरेक्ट करता है तो उसमें जितने बटन है, कलर है, इमेज है, इनका जो इंटरेक्टिविटी होती है यूज़र से, कभी इमेज पे क्लिक करते इमेज बड़ी हो जाती है, ना भी क्लिक करें तब भी वो बड़ी हो जाती है, या जो बटन फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो सारा डेटा हमारा डेटाबेस में चला जाता है। तो ये सारा जो टास्क है वो हमारा क्या कहलाता है? ये जावास्क्रिप्ट से कहलाता है। जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से यूज़र की इंटरेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सा फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ की जाती है? तो फ्रंट एंड के अंदर ही जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो AngularJS है, React.js है, jQuery है, सास है, SASS, इसको सास ही बोला जाता है। सम अदर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आर, और इसके अलावा जो जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो है सिमेंटिक UI, फाउंडेशन, मेटालाइज, बैकबोन.js, एक्सप्रेस.js एंड इंडेक्स.js, ठीक है। ये और भी डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हैं। अब अगर हम फ्रंट एंड के बाद अब बैक एंड की बात करें तो बैक एंड का मतलब क्या होता है? जो बैक साइड में चलता होता है, जो हमें नहीं दिखता, यूज़र को नहीं दिखता, उसको बैक एंड बोला जाता है। इस बैक एंड को आप सर्वर साइड भी बोल सकते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो होती है
वो बेसिकली बैकएंड होती है। स्टोर द रीअरेंज द डेटा, इसमें क्या होता है कि आपने फॉर्म के थ्रू से डेटा तो ले लिया, लेकिन डेटा को हमें कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि वो उस डेटा को दोबारा से यूज़ कर सके। तो ये बैकएंड का काम होता है, ये सर्वर का काम होता है, डेटा को स्टोर करना एंड ऑल्सो मेक श्योर एवरीथिंग टू द क्लाइंट साइड ऑफ द वेबसाइट वर्क फाइन। और इसके अंदर क्या होता है, बैकएंड को सब पता होता है कि क्लाइंट साइड पे क्या चल रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे वो बैकएंड का काम होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट कैन नॉट सीन और इंटरेक्ट विद, यानी कि बैकएंड से कभी भी हमें इंटरेक्ट करने को नहीं मिलेगा। बैकएंड एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा सकती हूँ, दिखा भी नहीं पाएंगे कि कैसे करके वो यूज़ होता है। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट कम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूज़र, ये यूज़र से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता, यूज़र से डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए होते हैं हमारे फ्रंट एंड, ठीक है। अब बैकएंड के कुछ लैंग्वेज हैं जिस लैंग्वेज के थ्रू से बैकएंड जो है वो चलता है, वो क्या है, PHP है, C++ है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज होती है, जावास्क्रिप्ट है, नोड.js है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, बैकएंड के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम करेंगे। बैकएंड फ्रेमवर्क, द लिस्ट ऑफ द एंड फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, इसमें है एक्सप्रेस, डीजेंगो, रेल, लार्वल और स्प्रिंग। ये सारे बैकएंड के फ्रेमवर्क हैं जिस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। डीजेंगो बेसिकली जो हमारा जेंगो या डीजेंगो होता है, ये उसके लिए यूज़ होता है आपका पाइथन के लिए, पाइथन का फ्रेमवर्क होता है। डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैकएंड, फ्रंट एंड एंड बैकएंड आर इम्पॉर्टेंट बैकएंड डेवलपमेंट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनकी डेवलपमेंट दोनों अलग अलग तरह से होती है और स्टिल दे आर टू एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। और ये बेसिकली एक सिचुएशन के दो ही एस्पेक्ट हैं, फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। द फ्रंट एंड इज द यूजर एंड इंटरेक्ट विद द बैक एंड हाउ द एवरीथिंग वर्क, यानी कि फ्रंट एंड हमेशा यूजर से इंटरेक्ट करेगा और जो बैक एंड है वो कैसे काम होता है वो देखेगा। Front end is the GUI of the website user that can interact with, such as a graphical user interface and the command line include the design, navigation and menu। फ्रंट एंड के अंदर क्या है, GUI है, ठीक है, जिसके अंदर कमांड आती है और डिज़ाइन है, नेविगेशन मेन्यू, ये सारा फ्रंट एंड होता है। टेक्स्ट है, इमेज है, कलर है, ये सब टेक्स्ट, ये सब हमारा क्या है, फ्रंट एंड। द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ द वेबसाइट दैट कैन बी सीन एंड एक्सपीरियंस बाय द यूजर आर द फ्रंट एंड, यानी कि विजुअल एस्पेक्ट जो आपको दिख रहा है एक पेज के अंदर, एक या एक वेबसाइट के अंदर जो हमें दिख रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्रंट एंड कहेंगे या विजुअल एस्पेक्ट कहते हैं। तो ये विजुअल एस्पेक्ट हमारे फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उसको हमें वो हम बैक एंड कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है लैंग्वेज यूज फॉर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के लिए कौन से लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, while those used for the backend, बैकएंड के लिए आते हैं जावा, रूबी, पाइथन और .NET, ठीक है। ये सारे जो है ये हमारे बैकएंड में यूज होते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे कि अगर डाटाबेस अगर फुल हो जाता है तो मैम उसका अलग से अनदर ऑप्शन क्या होता है मैम? देखिए डेटाबेस बेसिकली बनाया ही इस पर्पज से जाता है कि डेटाबेस कभी फुल ना हो, ठीक है। डेटाबेस के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं। अब ये कह सकते हो कि जैसे सिस्टम के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है, तो डेटाबेस के अंदर ऐसे बहुत सारे इस तरह से मेमोरी डिवाइस होती है जहाँ पे वो डेटा को स्टोर करते हैं। और ये अगर फुल हो जाता है, फुल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि
एक ही डिवाइस, जैसे अगर डेटाबेस कहें तो मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिला के एक डेटाबेस बन सकता है। तो अगर वो फुल होने लगता है वो दोबारा उसकी मेमोरी को बढ़ा देते हैं। मैम तो इसका इंडिकेशन आ जाता होगा ना फिर मैम? हाँ, आपका डेटा स्टोर नहीं हो, मतलब स्टोर ही नहीं होता। ओके मैम। हाँ, डेटा स्टोर होना बंद हो जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी दिखाएगा, फुल स्पेस दिखाएगा, इस तरह से कुछ वो बताते हैं, वार्निंग दे देगा। और उसके बाद आपने डेटाबेस को जैसे मैनेज करना है, उनका बैकअप रखना है, पुराना कोई डेटाबेस इसमें साथ में अटैच करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके मैम। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्या मतलब होता है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड का? जैसे अभी हमने फ्रंट एंड और बैक एंड पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड आपका क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड भी होता है। वेब ब्राउज़र execute client side scripting. It is used when browser has all code. Source code used to transfer from the web server to user computer over internet and run directly on browser. इसके अंदर क्या होता है कि देखो, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, जो वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करता है। ब्राउज़र के बाद पास जो होते हैं वो सोर्स कोड होते हैं सारे, ठीक है। उसी सोर्स कोड को वो इंटरनेट पे चलाता है और ब्राउज़र पे रन करता है, और रन करने के बाद हमारा जो है एक जो पेज है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें वैलिडेशंस और फंक्शनैलिटी भी यूज़ होती है। इट अलाउ फॉर मोर इंटरैक्टिविटी, इट यूजुअली परफॉर्म द सेवरल एक्शन विदाउट गोइंग टू यूज़र, और यूज़र तक जाए बिना ही उसमें बहुत सारे फंक्शंस अपने आप परफॉर्म हो जाते हैं, इंटरैक्टिविटी होती है इसमें। कैन नॉट बी बेसिकली यूज फॉर कनेक्ट टू डेटाबेस ऑन सर्वर, और ये मतलब डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होती, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। इसके अंदर बस स्टार्टिंग का आपका जो फ्रंट एंड है, जो भी हमें दिख रहा है, उसकी कोडिंग होती है, उसको हम क्लाइंट साइड बोलते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होता है, मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हमें सिर्फ ब्राउज़र याद करना है, मतलब वेब ब्राउज़र जो कोड एग्जीक्यूट करेगा वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में वेब सर्वर जो कोड एग्जीक्यूट करता है वो सर्वर साइड होता है। दे आर बेसिकली यूज टू क्रिएट डायनेमिक पेजेस। सर्वर साइड बेसिकली डायनेमिक पेजेस यूज होते हैं। डायनेमिक पेज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमेशा डेटा जो है वो बदलता रहता है, ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। उसका क्लाइंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ये सारा सर्वर से रिलेटेड होता है, बैकएंड से रिलेटेड होता है, इन सबको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। और इसमें डायनेमिक पेज बनते हैं। डायनेमिक पेज का मतलब क्या होता है, किसी को पता है डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब? स्टैटिक तो मैम फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, और डायनामिक जो अपडेट होती रहे, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन। जैसे कि न्यू जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड होता वेबसाइट भी होती है ना, जो अपडेट होती रहती है रेगुलर, उसमें डेटा जो होता है है, अपडेट डेली होता चेंज रहता होता है। अच्छा, है। यस मैम, उसको डायनेमिक कहेंगे? यस मैम। नहीं, डायनेमिक वो नहीं होती है। देखो, डायनेमिक और स्टैटिक वेब पेज में आपको बता देती क्या होता है। स्टैटिक वेब पेज वो होता है जो लिखा गया है वही दिखेगा, ठीक है, फिक्स्ड होता है जो, उसको हम स्टैटिक कहते हैं। और डायनेमिक का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब मैंने अगर वेबसाइट में 4 दिन बाद कुछ ऐड करा तो वो 4 दिन बाद मुझे दिखा, मतलब 4 दिन बाद ऐड करा तो वो 4 दिन बाद ही दिखाएगा मेरे को, ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक पेज होते हैं उसमें साथ के साथ चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल, फेसबुक, जैसे आपका फेसबुक है, फेसबुक के अंदर अभी मैंने कुछ पोस्ट करा तो वो साथ के साथ पोस्ट मुझे वेबसाइट पे दिख जाती है,
किसी ने कमेंट करा, मुझे साथ के साथ वो वेबसाइट पे दिख गई, ठीक है। मैंने यहाँ से कमेंट करा, वो साथ के साथ किसी और को दिख गई या बाकी सबको दिख गई, ठीक है। लाइक हुए, साथ के साथ पता चल गया। तो इस चीज़ को, यानी कि जो रन टाइम पे हमें चेंजेस दिखते हैं वेबसाइट के अंदर, उसको डायनेमिक वेबसाइट बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर चेंजेस साथ के साथ हो जाते हैं। और जो स्टैटिक रियल टाइम। वेबसाइट, हाँ रियल टाइम, उसको हम डायनेमिक पेजेस बोलते हैं। और जो हमारा स्टैटिक वेब पेज होता है, स्टैटिक वेब पेज का मतलब होता है फिक्स, जैसे कि विकिपीडिया। अब विकिपीडिया पे आपको इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आज भी वही दिखेगा, कल भी वही दिखेगा, बट बाद में कभी चेंज हो सकता है जब उसको वो वेबसाइट बनाने वाला जब उसको चेंज करता है, ठीक है। जब वो अपने कोड में चेंज करेगा तब वो चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे द्वारा चेंज किया हुआ चेंज तो नहीं दिखेगा, तो उसको हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। तो सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है, ये सर्वर साइड बेसिकली डायनेमिक ही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और डायनेमिक वेब पेज में साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखती जाती है और इन सब का जो कोड होता है उसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट दैट रन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज द वेब सर्वर, यानी कि सर्वर से होता है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना सर्वर साइड में, वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे जावा यूज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट में जावा। इसमें क्या होता है, जैसे जावा से मैंने जावा के अंदर जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए होता है वो होता है सर्वलेट एंड जेएसपी, ये लैंग्वेज यूज़ होती है। और सर्वलेट जेएसपी से हम क्या करते हैं, हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जिसको पेज को डायनेमिक बनाने के लिए। अब यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंस दे रखा है, वन बाय वन वो डिफरेंस हम पढ़ते हैं। तो क्लाइंट साइड का मतलब क्या है, सोर्स कोड विजिबल टू यूज़र, यानी कि सोर्स कोड यूज़र देख सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे गूगल का पेज है, इस पर जब हम राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज कैसे बनाया गया और इसके लिए क्या कोडिंग की, ये देखो ये सारी कोडिंग हमें दिख रही है। ये जो कोडिंग है ये हमारी क्लाइंट साइड की कोडिंग है, या इसको हम HTML की कोडिंग कहते हैं। ये हमारा क्लाइंट साइड है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, जो सोर्स कोड दिख रहा है, ये सोर्स कोड क्लाइंट साइड का सोर्स कोड होता है, ठीक है। सोर्स कोड दैट नॉट विजिबल टू यूजर एंड आउटपुट ऑफ द सर्वर साइड इन HTML पेज। और इसका जो सोर्स कोड है, जो सर्वर साइड पे इसकी स्क्रिप्टिंग हुई है, उसका सोर्स कोड हमें नहीं पता, क्योंकि उसका सोर्स कोड वहीं रहता है। इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन ब्राउज़र, ये बेसिकली ब्राउज़र पे काम करता है, ब्राउज़र का ही विज़न जो है वो दिखाता है। बट सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में कोई भी हमारा यूज़ नहीं होता ब्राउज़र के बाद, डज नॉट डिपेंड ऑन क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट साइड या ब्राउज़र पे डिपेंड नहीं करता। ये जो क्लाइंट साइड का जो हमारा वेबसाइट बनाते हैं उसको हम किसी भी कंप्यूटर में हम चला सकते हैं, यूज़र के कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, बट सर्वर साइड हमेशा किस पे चलेगा, सर्वर पे ही चलेगा, ये क्लाइंट के कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। लोकली अगर हम कंप्यूटर पे चलाना चाहें तो ये नहीं चलता है। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ दिस, ये क्या है, ये फास्टर होता है, रिस्पॉन्स टाइम कम होता है और मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन होता है, क्योंकि इसमें जो क्लाइंट साइड पे जो बनाया जाता है उसमें आप कलर स्टाइल डिज़ाइन ये सब दे सकते हो, तो इंटरेक्टिव ज़्यादा होता है और टाइम बड़ा कम लगता है, क्योंकि ये यूज़र के ही कंप्यूटर पे चल रहा है, इसको किसी सर्वर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सर्वर साइड में क्या होता है, द प्राइमरी एडवांटेज इज द एबिलिटी टू हाईली कस्टमाइज रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड एंड एक्सेस द राइट बेस्ड ऑन द यूज़र। और ये हमेशा क्या होता है, ये कस्टमाइज होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट्स इसकी होती है और ये सही तरीके से यूज़र से एक्सेस करे, सही तरीके से यूज़र इस पर काम कर सके, ये सारा उसके लिए एक अच्छी कोडिंग की जाती है, तो वो सर्वर साइड होती है। इट डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, हाँ क्लाइंट साइड पे डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा है वो सामने है, सब कुछ हमें उसका वो दिख रहा है। बट सर्वर साइड पे क्या होता है, डेटा की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि एक तो सर्वर उसको लॉक करता है, डेटाबेस में वो चला जाता है, तो कोई भी उस डेटा को नहीं देख सकता। इट इज़ अ टेक्निक टू यूज़ द वेब डेवलपमेंट,
ये वेब डेवलपमेंट यानी कि एक क्लाइंट ब्राउज़र पे एक पेज को रन करने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है वो आपका क्लाइंट साइड टेक्निक यूज़ करते हैं। सर्वर साइड का यूज़ किया जाता है, इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। और ये पेज को क्या करते हैं, कस्टमाइज टू ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट, और पेज को हमेशा कस्टमाइज करती है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लो ये पेज है, ये आपको वेब पेज दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसका जो है बैकग्राउंड अगर मैं बदल दूँ, ठीक है, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस जो हो रहे हैं, ये सर्वर साइड का आप कह सकते हो कि ये सर्वर से है कनेक्टेड, तो ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है रिस्पॉन्सिव, इसको आप रिस्पॉन्सिव कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और ये आपका सर्वर से ही है, क्योंकि इसमें जितने भी इमेज आ रहे हैं, ये इमेज हमारे सिस्टम के नहीं है, ये इमेज सारे सर्वर से हमें मिले हैं। ओके, इस तरह से हमारी सर्वर साइड होती है। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है, इसमें PHP पाइथन और जावा और PV यूज़ किया जाता है। ये हमारा क्लाइंट और सर्वर साइड में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे कि मैम बैंक के अंदर सर्वर डाउन हो जाता है, मैम उसका क्या रीजन होता है मैम? देखो, सर्वर डाउन का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक साथ ना बहुत सारी रिक्वेस्ट चली गई है और उस रिक्वेस्ट को वो सर्वर ना हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो जैसे एक प्रोसेस हमारा चलता रहता है, प्रोसेस अटक जाता है, वो चीज़ होती है वहाँ पे। जो बैंक में जो सर्वर डाउन हो जाता है, यानी कि बैंक का जो मेन सर्वर है, सारा ट्रांजैक्शन वहीं हो रहा है, तो डाउन का मतलब ये है कि या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, या दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हो गए हैं कि जिस ट्रांजैक्शन को सर्वर नहीं कर पा रहा है, डेटाबेस में मतलब डेटा का जो इन एंड आउट होता है उसमें वो अटक गया है, उसको कहा जाता है कि सर्वर डाउन है। ओके मैम। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है। और बैंक्स में ज़्यादातर होता है यही है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो रही होती हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो इसलिए वो सर्वर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि हम HTML CSS का यूज़ करके ऑटोमेटिक रीसाइज करें। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जो वेबसाइट है वो फ़ोन में चाहे ओपन कर लो, चाहे डेस्कटॉप पे ओपन कर ले, चाहे लैपटॉप पे ओपन कर ले, ये टैबलेट पे ओपन कर ले, हमें पेज बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। स्क्रीन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो वेब पेज का साइज़ भी स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर देता है। इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। इसमें हमारा कुछ भी जैसे रिसाइज करना, हाइड कर देना, कोई चीज़ श्रिंक कर देना, एनलार्ज करना, जिससे हमारा जो है वो सारे डिवाइस पे हमें वेबसाइट अच्छी तरीके से दिखे, चाहे वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, फ़ोन हो, इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने का भी एक अपना एक कोड होता है, वो भी मैं कोड आपको बताऊंगी कि जिस कोड से आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का जो मेन मोटिव होता है या मेन फोकस होता है वो होता है कि सारे यूज़र को अच्छे से एक्सपीरियंस मिले उस वेबसाइट को विज़िट करने का, चाहे वो किसी भी साइट पे ओपन कर रहा है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ साइज़ छोटा या बड़ा ही करता रह जाए, उसको फर्स्ट टाइम पे ही पेज ऐसा ही दिखेगा जो पूरी वेबसाइट उसकी पूरी स्क्रीन पे आ जाए। अब यहाँ पे वही हमारी टाइप ऑफ वेबसाइट हो गई कि दो तरह की होती है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, जैसे अभी मैंने बताया। तो स्टैटिक पेज क्या होता है कि पेज रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्री बिल्ड सोर्स कोड फाइल बिल्ड विद अ सिंपल लैंग्वेज सच एज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यानी कि सिंपल जो प्री बिल्ड है, जो पहले से बना हुआ है। अब जो भी चाहे वेबसाइट हो, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट है, चाहे वो आपका डायनेमिक वेबसाइट है, वो सारी वेबसाइट हमें जो दिखती है वो तो हमें सर्वर से ही दिखती है, विदाउट सर्वर तो हम देख ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होते, जो बनाया हुआ है वही दिखेगा, वो हमारा स्टैटिक होगा।
देयर इज़ नो प्रोसेसिंग कंटेंट ऑन द सर्वर, सर्वर पे कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, जो बना हुआ है कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, सेम एज दिखाता है, वो हमारा क्लाइंट साइड है या स्टैटिक वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट, वेब पेज आर रिटर्न बाय द सर्वर विच दिस process during time mean they are pre-built the web page but they built during the run time according to the user demand and micro service side scripting। और जैसे PHP हो गया, Node.js हो गया, ASP.NET हो गया, ये सारे हमारे सर्वर साइड होते हैं, जिसमें वेबसाइट में साथ के साथ हमें रन टाइम पे हमें क्या है चेंजेस दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि हमारा फेसबुक है, कमेंट करते हैं साथ के साथ दिख जाता है, लाइक आते हैं साथ के साथ दिख जाता है, ये डायनेमिक वेबसाइट है। इमेज अपलोड करो, इमेज डिलीट कर दो, सब कुछ साथ के साथ दिखता है। डिफरेंस देख लेते हैं। कंटेंट ऑफ द वेब पेज कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है रन टाइम पे। नो इंट्रैक्शन विद द डेटाबेस, डेटाबेस से इंट्रैक्शन ही नहीं होता इसमें, और इसमें डेटाबेस से इंट्रैक्शन पॉसिबल है। इट इज़ फास्टर टू लोड द कंपेयर दैन द डायनेमिक। हाँ, स्टैटिक वेबसाइट में जल्दी लोड भी हो जाती है, जल्दी इसलिए लोड होती है क्योंकि इसके अंदर डायनेमिज्म कुछ है ही नहीं, स्टैटिक है, जो फिक्स है वही डिस्प्ले करना है, तो ये जल्दी हमारी लोड हो जाएगी। बट अगर हम कहें तो ये स्लोअर है। डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक बहुत स्लो लोड होती है। चीपर डेवलपमेंट कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में आप बना सकते हो। डायनेमिक के लिए बनाने के लिए थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। नो फीचर्स ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट, इसमें कंटेंट मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि एक बार कंटेंट बन के आपको बन गया। इसमें कंटेंट मैनेजमेंट का सिस्टम होता है ताकि अगर कुछ गलत भी इसमें जा रहा हो तो मैनेज करके ठीक कर सकें। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज है, इसके अंदर PHP Node.js ये सारे लैंग्वेज जो है वो सर्वर साइड के लिए होते हैं। सेम कंटेंट इज डिलीवर्ड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड, इसमें सेम कंटेंट दिखाता है और इसके अंदर कंटेंट में चेंज एवरी टाइम व्हेन द पेज इज लोडेड। और यहाँ पे हमेशा कंटेंट कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है, चेंज रहता है, उसको हम डायनेमिक कहते हैं। जैसे कि मान लो कुछ वेबसाइट पे क्या होता है, क्लॉक चलती रहती है, ठीक है, वो क्लॉक चलेगी तो वो क्लॉक कहाँ से उठाएगा, वो आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम उठाएगा अगर आपके सिस्टम पे चल रहा है तो, ठीक है, या नेटवर्क पे जो सेट कर रखा है डेट एंड टाइम वो दिखाएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें, इसको समझना ज़रूरी है कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। सबसे पहले क्लाइंट तो वो होता है जो हमारा ब्राउज़र है, जिस ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट ओपन है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। और सर्वर कहीं एक दूसरी जगह सेंट्रलाइज लोकेशन का एक सर्वर है, उस सर्वर से क्या होता है कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है। ये देखो इस तरह से, जैसे क्लाइंट है, हमने फ़ोन पे करा, हमने डेस्कटॉप पे करा, हमने लैपटॉप पे करा, हमने किसी भी चीज़ से हमने इंटरनेट यूज़ करा, तो ये क्या होगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट है। अब इंटरनेट क्या करेगा, वही इंफॉर्मेशन लेके जाएगा सर्वर तक, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, और वो रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू से सर्वर के पास जाता है, और सर्वर उनको रिस्पॉन्स करके वापस यहाँ पे भेजता है क्लाइंट के पास इंटरनेट से होते हुए। तो ये हमारा जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। सर्वर एक रहेगा, क्लाइंट मल्टीपल रहेंगे। अब आगे इसमें लिखा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क which many client request and receive from the centralized server। यानी कि इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो सेंट्रलाइज सर्वर पे कनेक्टेड होते हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे और किसी इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ द कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट द सर्विस ऑफ द सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द सर्वर। इसमें क्या है कि क्लाइंट हमेशा
परमिशन मांगते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, सर्वर को, और सर्वर उसी के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।